आज हम पढ़ते हैं बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर नंबर 10 मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन या मोवियस रूपांतरण। ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जैसे कि हम लोग मैपिंग पढ़ते थे, है ना, मैपिंग या फंक्शन वगैरह पढ़ते थे, वहां भी हम लोग देखते थे कि एक फंक्शन जो है विशेष प्रकार की एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना। तो वैसे ही मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है, एक प्रकार का ये भी एक फंक्शन ही है और जो विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और वो प्रॉपर्टी क्या है उसकी बात करें तो वो प्रॉपर्टी है कि W इज इक्वल टू टी जेड। देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लिखेंगे W इज इक्वल टू टी जेड, और टी जेड ही ट्रांसफॉर्मेशन है ना। टी जेड ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये W इज इक्वल टू टी जेड और इसके इक्वल में विशेष क्या है ना। W ये क्या है, एक प्रकार का U प्लस आई वी का फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ जेड लिखते थे, है ना। वैसे यहाँ पे टी जेड लिखेंगे, एनालिटिक फंक्शन जो लिखते हैं वही एनालिटिक फंक्शन ही है, बस इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो वो वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू होती है ए जेड प्लस डी अपॉन बी, यहाँ पे सी जेड प्लस डी, ये वैल्यू इसकी होती है ए जेड प्लस डी और सी जेड प्लस डी। ये वैल्यू आपका क्या रहेगा, यहाँ पे बी रहता है और यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, तो इसमें विशेष ये है कि a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों जो कांस्टेंट की वाली बात करें तो ए डी माइनस बी सी का जो मान होता है वो यदि नॉन जीरो हो तब ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर एक प्रकार का क्या होगा, मोवियस रूपांतरण कहलाएगा। कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब, है ना। तो फंक्शन में जब पढ़ते थे तो फंक्शन में भी तो वही बात करते थे कि फंक्शन के लिए एक रूल बता देते थे कि यदि कोई फंक्शन कहला सकता है तभी कहला सकता है जब एक एलिमेंट का दो इमेज ना मिले, एक ही एलिमेंट का दो इमेज ना मिले तो वो फंक्शन कहलाता था। तो इसी में क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यदि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहला रहा है तो वो एक ही केस में कहला सकता है जब इस तरीके के फॉर्म में हो और साथ ही ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये क्या कहलाएगा, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन में जैकोबियन से रिलेटेड एक रूल है, फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जैकोबियन से रिलेटेड की बात करूं तो इस W को हम लिख सकते हैं U प्लस आई वी के फॉर्म में, U प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो जैकोबियन के रूप में यदि हम इसको ट्रांसफॉर्म करें और Z को यदि मैं टी जेड को एफ ऑफ जेड के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो इसको जैकोबियन में मैं बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, डेल यू वी अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ये फॉर्मूला है डेल एक्स डेल वाई। और इसकी जो वैल्यू आती है वो इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ लिखेंगे, मॉड ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड और इसका होल स्क्वायर, या फिर यदि टी लिखोगे तो यहाँ टी डेरिवेटिव ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ऐसा आप लिखेंगे। इस फॉर्मूले का यूज कर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे कंपटीशन एग्जाम है उसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ हमारा क्या, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज आएगी जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन ये क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला है उसे हम लिखेंगे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हम लोग यहाँ पे जैकोबियन निकाल रहे हैं इस जैकोबियन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, और वो भी किस रूप में इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग एरिया फाइंड करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। डी क्या है, कोई डोमेन होगा, उस डोमेन में मतलब लिमिट होगा, या तो 0 to 1 ऐसा कुछ लिमिट दिया होगा उस डोमेन के अंदर में, और उस डोमेन के अंदर में ये जैकोबियन डिफाइन होगा और उसको हम क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई
हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ए मिलेगा। इस ए को हम कहेंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या फिर क्षेत्रीय आवर्धन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? क्षेत्रीय आवर्धन कहेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय आवर्धन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखनी है, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद मेन हम लोग मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन को फोकस करना है। हमें मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ही आपके पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, चाहे आप बीएससी में बात करें, बीएससी फाइनल ईयर में, या फिर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में। तो इन सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपको मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इन चीजों को, है ना। TZ इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D और AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखनी है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, है ना। इसके बाद आपको क्या करनी है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उस पर भी फोकस करना है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो हमारा मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और उस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो मान होगा वो होगा Z। और Z की वैल्यू, मतलब जिसको Z इज इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे, जैसे इसको इधर ट्रांसफर करें तो आपको क्या मिलेगा, Z की वैल्यू मिलेगा। और Z की वैल्यू T इनवर्स W के ओमेगा के रूप में, या फिर आप W बोले तो W के रूप में मिलेगा। और इसकी वैल्यू आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका Z की वैल्यू निकालेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D लिखेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओमेगा CZ प्लस ओमेगा D इज इक्वल टू AZ प्लस B बोलेंगे। यहां से आप क्या करेंगे, Z की वैल्यू चाहिए तो Z वाले को Z साइड, बाकी को अनदर साइड। तो W और C और Z कॉमन हो जाएगा, यहां से A और Z कॉमन हो गया, तो यहाँ पे Z कॉमन हो गया, और ये वैल्यू होगा B माइनस WD। इस वैल्यू को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब इसको अपॉन में डालेंगे तो Z की वैल्यू आपको मिलेगा B माइनस ओमेगा D या WD, और यहाँ पे WC माइनस A मिलेगा। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दें तो आप चाहो तो माइनस को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो आप लिख सकते हैं WD माइनस B भी लिख सकते हो। यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो A माइनस WC, दोनों का माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के Z की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो दोनों तरीके हैं, ध्यान देना, दोनों तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ। यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, ये प्लस प्लस बन जाएगा। इसलिए ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें यदि आप क्या निकालें, यदि हम लोग AD माइनस BC निकालें तो ये भी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, AD माइनस BC के जो वैल्यू है ना, वो भी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तब हम इस T इनवर्स जो कि Z की वैल्यू होगी, इसी Z की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ये जो है इनवर्स ऑफ T है या फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग विशेष बात पे और फोकस करते हैं, इसमें हमें फिक्स पॉइंट के बारे में ध्यान रखनी है, क्या ना। इसके बाद जस्ट आपको क्या पढ़ना है, फिक्स पॉइंट के बारे में ध्यान देना है। तो फिक्स पॉइंट से रिलेटेड क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं, तो उन चीजों को जानने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि CG सेट में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम फिक्स पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा है, यदि ओमेगा इज इक्वल टू T1Z लिखा गया हो और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई हो Z+1 अपॉन Z+3 ये दी गई हो, और दूसरी बात T2 की वैल्यू यहाँ पे T2Z इज इक्वल टू ओमेगा या W है ना, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है
वो दी गई है z/z+2 ऐसा दी गई है ना। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि t इनवर्स 1 और w का मान निकालिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है ना। इसके वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, देखिए इसको आप इधर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें और इसको इधर मल्टीप्लाई करें, मतलब कुल मिला के z की वैल्यू चाहिए हमें। जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो होगा वो होगा आपका z, ठीक है। अब z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को लेके चलेंगे wz+1/z+3, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या चीजें, अच्छा ये भी चीज ध्यान रखिए, लीनियर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं ये भी चेक कर सकते हो आप, है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, z का कोफिशिएंट चेक करिए, z का कोफिशिएंट 1 है, इस 3 का मल्टीप्लाई करें तो होगा a × d हो जाएगा। उसके बाद z का कोफिशिएंट यहाँ पे है और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये b होगा, ये c होगा, तो a × d है ना, और होगा b × c, तो a × d में से माइनस करना है bc को, नॉन जीरो आना चाहिए तभी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो z का कोफिशिएंट 1, यहाँ 3, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मिलेगा, यहाँ को कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो 3 - 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि नॉन जीरो है, और नॉन जीरो है इसका मतलब क्या बन जाएगा वो, है ना, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तो है। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा z+3 z+1, फिर यहाँ से z को इधर ट्रांसफर करें तो ओमेगा z - z = 1 - 3 ओमेगा। सो यहाँ से z की वैल्यू आप कॉमन कर सकते हैं, तो ओमेगा माइनस या w - 1 और 3w ऐसा बोल सकते हैं। फिर z आप बोलेंगे 1 - 3w / w - 1, w भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही वैल्यू है, यहाँ पे हम w के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू होगा z = 1 - 3w / w - 1। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हो, तो ये जो t z है ये क्या है वास्तव में, यहाँ पे अभी हमारा निकला है t इनवर्स w का मान है, ठीक है। तो ये क्या है, t इनवर्स w का वैल्यू है। सिमिलरली आप t2 इनवर्स w की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो t2 इनवर्स w की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा मैं उसे लिख देता हूँ, 2w / w और -1, ये चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलेगा, आप सॉल्व करके देखेंगे तो, है ना। अगली बात हम बात करें तो इसमें एक चीज और फाइंड करना है जिसका मान है क्या, t2 t, उसके बाद है t2 और t1, उसके बाद आपको वैल्यू दी गई है और उसमें जो दी गई है वो है जिसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, जैसे पहले पढ़ते थे कंपोजिट फंक्शन FOG ऐसा पढ़ते थे ना, उसको सॉल्व करते थे, उसी तरीके से कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करनी है t2 और t1z के बारे में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ध्यान देंगे, t2 तो वही रहेगा, t1 की वैल्यू हमें पता है, तो t1z की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे z+1 / z+3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को ध्यान दें तो t2z है, देखो ये z है, तो z जब रहता है तो z / z+2 है, यहाँ पे क्या है, z के स्थान पे ये पूरा वैल्यू, ये क्या है z के स्थान पे है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो z के स्थान पे हम रखेंगे तो z+1 / z+3 और पूरे का अपॉन में z+1 / z+3+2, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करें तो वहां से होगा z+1 अपॉन, इसको नीचे ला लें तो ये वैल्यू कट जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा z+1 और +2 का मल्टीप्लाई 2z+6, ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये होगा z+1 अपॉन में ये हो जाएगा टोटल 3z+6, है ना। तो होगा t2 t1 z की वैल्यू आपको मिल जाएगी इतना, 6 और 1 जो है 7 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको 7 मिलेगा, ये 3z मिलेगा,
ठीक है। तो टोटल क्या मान मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, आपको निकालना है T1 T2 Z की वैल्यू, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, है ना। फिर एक जो होगा T1 इनवर्स और वैल्यू फाइंड करनी है T1 Z, इन दोनों की वैल्यू आपको सॉल्व करके लाना है, आइडेंटिटी आई आनी चाहिए, या फिर सॉल्व करके क्या वैल्यू मिलता है उसको ध्यान देना। यहाँ पे T2 है, ठीक है, तो T2 इनवर्स T1 Z की वैल्यू आपको चाहिए, है ना। तो ये आप लोग जो कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उससे आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद फिक्स पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फिक्स पॉइंट ऑफ मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे स्थिर बिंदु, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन का स्थिर बिंदु, या फिर उसी को नियत बिंदु भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, या निश्चर बिंदु, इनवेरिएंट पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है, निश्चर बिंदु, है। तो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें, उस पर समझना। जैसे कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यदि जैसे कि मैं बोलता हूँ f ऑफ z इक्वल टू z आ जाए, मतलब वही वैल्यू मिल जाए जिस वैल्यू को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वापस वही वैल्यू मिले, तो ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ऐसा पॉइंट जो सेम आ जाए तो वो क्या होगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों, कैसे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे इसके डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि वे बिंदु जो मोवियस रूपांतरण के अंतर्गत समपाती हो, है ना, मतलब विच पॉइंट कोइंसाइड अंडर मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसी के कोइंसाइड का मतलब एक पॉइंट के अंदर सेम पॉइंट आना, है ना। तो वो क्या होगा, एक पॉइंट के ऊपर आना, जैसे कि सिंपल बोला जाए एक के ऊपर एक ऐसा आता है तो उसको हम समपाती या कोइंसाइड बोलेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ऐसे पॉइंट जो क्या होते हैं, समपाती हो, किसके अंतर्गत, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो ऐसे पॉइंट क्या होते हैं, स्थिर बिंदु कहलाते हैं या फिक्स्ड पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो मेन डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करें तो मेन डेफिनेशन कैसे होगा, मतलब कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में हम किस किस तरीके से सॉल्व करें, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। W इज इक्वल टू दी रहेगी, W इज इक्वल टू f ऑफ z, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ z भी बोल सकते हो, या f ऑफ z भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये f ऑफ z की वैल्यू आपको दी रहेगी a z प्लस b अपॉन c z प्लस d। ये आपको क्या दिया रहेगा, W की वैल्यू। ये एक प्रकार का क्या है, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन में है। तो ये एक प्रकार का मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है। इस मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स पॉइंट हमें फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे क्या, f ऑफ z इज इक्वल टू z लिखेंगे, या फिर इसको tz लिखेंगे, tz के बराबर लिखेंगे, एक ही बात है, या तो f ऑफ z लिखो या तो tz लिखो। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा az प्लस b अपॉन cz प्लस d मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, z की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो यहाँ पे z की वैल्यू यदि निकालेंगे तो cz स्क्वायर प्लस d और z इज इक्वल टू az प्लस b ये मिलेगा। इसको एक साइड ट्रांसफर करें तो cz स्क्वायर प्लस dz माइनस az और माइनस b मिलेगा, इक्वल टू में 0। तो यहाँ ध्यान दें तो आपको मिलेगा cz स्क्वायर और d माइनस a z माइनस b इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, z के फॉर्म में मिलेगा। तो अब ध्यान देंगे z के पावर में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात का समीकरण है। अब z की ही वैल्यू आपको निकालनी है, z ही क्या है यहाँ पे, फिक्स पॉइंट है ना, z ही क्या है यहाँ पे, फिक्स पॉइंट है। तो z की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ध्यान दिया जाए किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दो पावर है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, कितने रूट निकल सकते हैं z की, कम से कम यहाँ पे दो तो निकलेगा, दो फिक्स पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट होगा ही। अब वो क्या होगा तो आपको पता होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के हिसाब से इसकी वैल्यू निकल सकती है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला में हम लोग लिखते थे, जैसे x रहता था
तो हम लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला। और यहाँ पे a के स्थान पे यहाँ पे c लिखा हुआ है, b के स्थान पे d माइनस a लिखा है और c के स्थान पे माइनस b लिखा हुआ है। वैल्यू पुट करेंगे वहां पे z की वैल्यू मिलेगा। तो z इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस, देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो a माइनस डी हो जाएगा जो कि d माइनस a है। तो मैं इसको लिख देता हूँ a माइनस डी, प्लस माइनस लिखूंगा और इसी का स्क्वायर करूंगा तो a माइनस डी का होल स्क्वायर, आप चाहो तो d माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 4 लिखोगे, a की जगह में क्या है c है, इस वैल्यू को पुट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे b की वैल्यू को लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा b होगा। अब आप थोड़ा ध्यान दें, अपॉन में लिखेंगे 2c, a की जगह में c है तो यहाँ पे c लिखेंगे, वैल्यू जो भी आया उसको लिख लीजिए। प्लस माइनस रूट में d माइनस a का स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4bc अपॉन में क्या लिखेंगे 2c। ये क्या है, z की वैल्यू है। अब z के 2 घात का वैल्यू है तो कितने मान मिल सकते हैं इसके, 2 ही मान मिलेंगे, है ना। 2 मान मिलेगा तो 2 मानों के हिसाब से आपको बात करनी है, ठीक है। यदि ध्यान दिया जाए c का मान 0 ना हो, c की वैल्यू 0 ना हो तो ये डिफाइन होगा क्योंकि इनफाइनाइट नहीं आएगा, क्या। यदि c का मान 0 ना हो तो हमें z की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होगी, है ना। और c की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो उस केस में डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं अलग अलग अनदर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के हिसाब से कितने बिंदु प्राप्त होगा कितने बिंदु नहीं मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सपोज ये वैल्यू 0 होता, d माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4bc की वैल्यू यदि 0 होता तो उस केस में इसके केवल एक ही मूल मिलते और दोनों ही सेम होता, है ना। यदि ये जो डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, विविक्त कर कहते थे इसको, इसकी जो मान है वो यदि 0 हो जाए तो ये 0 होने का मतलब हो जाएगा कि इसका एक ही मान मिलेगा और ये एक मान जो है दोनों सेम रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि x बराबर 2 और 2 2 बार यही मान आया है ना। और वो क्यों आया है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 था, इस वजह से ये क्या हो जाएगा 2 बार सेम आया, ठीक। तो ये वैल्यू 0 हो गया और ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 बार सेम मिलेगा, है ना। तो इससे ये पता चल गया कि हमें 2 निश्चित मान मिल सकता है, कब ये 0 होगा तो भी और नॉन 0 होगा तो अलग अलग मान मिलेगा, 0 होगा तो सेम मान मिलेगा, लेकिन 2 रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रूट हमें मिल सकते हैं, है ना। लेकिन यदि c = 0 हो जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगा और ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगा मतलब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जाना पड़ेगा, यदि c = 0 होता है तो हम यहाँ पे c का वैल्यू 0 पुट करें तो az + b अपॉन d आएगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम अनदर कंडीशन लेके चले कि c = 0 है तो c = 0 पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मान az + b अपॉन d है, ऐसा लिखेंगे, है ना। और इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान देना, ऐसा लिखते हैं ना ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0 होगा तो c 0 है, इसका मतलब a इंटू डी नॉट इक्वल टू 0 होगा ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग a इंटू डी जो है नॉन 0 होगा। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन 0 होने के लिए a को भी नॉन 0 होना चाहिए और b को भी नॉन 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे d नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन में हम बोल देंगे कि c नॉट इक्वल टू 0 होने पर और d इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होने से ये क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें z की वैल्यू एक प्रकार का सरल रेखा मिला और इस सरल रेखा के अकॉर्डिंग यहाँ पे z की वैल्यू पुट करूंगा तो z का केवल एक ही मान मिलेगा। क्या मान मिलेगा, z का केवल एक ही मान मिलेगा। कैसे मिलेगा उसकी बात करो तो यहाँ पे आप tz की जगह वापस z रख के चेक करो, क्या मिलेगा, एक ही मान मिल जाएगा। चेक करते हैं, देखिए tz के स्थान पे क्या रखूंगा, z रखूंगा, वहां पे होगा az + b/d लिखूंगा, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करूं तो zd = az + b लिखूंगा और इसको इधर ट्रांसफर करो तो z
d माइनस ए जेड इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ से जेड को कॉमन निकालूंगा तो d माइनस ए इज इक्वल टू बी मिलेगा। तो यहाँ से फिक्स पॉइंट का मान तो मिल गया ना, b अपॉन d माइनस ए। तो यहाँ से हमें फिक्स पॉइंट का मान क्या मिल जाएगा, b अपॉन d माइनस ए मिल जाएगा। तो यदि c का मान 0 हो तो, है ना, c का मान 0 हो तो फिक्स पॉइंट का मान यूनिक होगा और वो अकेला होगा, है ना, अकेला होगा और वो फिक्स रहेगा कि कितना है वो फिक्स रहेगा, है ना, तो वो यूनिक होगा और वो मान कम है ये, है ना। तो अब यहां से ये पता चल रहा है कि इसका एक ही मान एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी केस ये है कि बाकी दो मान तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मान हो रहा है। तो अब दूसरा केस ये होगा कि यदि d इज इक्वल टू यहाँ a माइनस डी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो उसके लिए फिर अलग कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो a माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दोनों ही मान आपको एग्जिस्ट होगा और दो मान मिलना चाहिए, ऐसा हम बोलेंगे। तो एक मान होगा इनफाइनाइट, जो कि इस पे डिपेंडेंट है क्योंकि 0 की वजह से इनफाइनाइट हो जाएगा, और दूसरा यहां से, है ना। तो हमने क्या बोला कि यदि d माइनस ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉट इक्वल टू 0 होने से एक मान इनफाइनाइट और एक मान ये मिलेगा, लेकिन c 0 होगा, है ना। तो केसेस, बहुत सारे केसेस बन सकती है, उन केसेस को आपको याद रखना है ना। पहला केस क्या होगा, दो निश्चित मान मिलेगा जब c नॉट इक्वल टू 0 हो और ये भी नॉट इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, c नॉट इक्वल टू 0 हो लेकिन ये 0 हो, तो उस केस में भी दो मान मिलेगा, है ना। c नॉट इक्वल टू 0 हो और ये वैल्यू 0 हो तो उस केस में भी दो मान मिलेगा, लेकिन सेम मान मिलेगा, है ना। निश्चित मान क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे केवल एक ही स्थिर बिंदु मिलेगा बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए एक ही बोलेंगे वहां, ठीक है। अगला जो होगा उसमें बात करें तो उसमें हम लिखेंगे c इक्वल टू 0 हो जाए और d माइनस a माइनस डी जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में एक तो स्थिर बिंदु मिलेगा जैसे अभी निकाला, और दूसरा जो होगा अनंत होगा, दूसरा भी मिलेगा लेकिन वो अनंत रहेगा, क्योंकि c का मान इनफाइनाइट रखने से यहाँ अनंत मिलेगा, वैसा आपको अनंत मिलेगा, ठीक है। तो जो दो चीजें आपको वहां पे भी मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है, यदि c भी 0 होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे c का मान भी 0 हो जाए और a माइनस डी भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो इस केस में भी आपको केवल अनंत मान मिलेगा। क्या मान मिलेगा, अनंत स्थिर बिंदु ही मिलेगा, एक ही कंडीशन में, और एक ही अनंत मान मिलेगा, मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट ही एक फिक्स पॉइंट होगा, है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिक्स पॉइंट के आपके जो रूल है वो आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे आगे में, है ना। इसके जस्ट बाद जिसको आप लोग अच्छे से बनाएंगे नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मेन पूछा जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, क्रॉस रेशियो, है ना, अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अभी हम जो पढ़ रहे हैं मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन को ही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और क्रॉस रेशियो से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।